हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुस्कान। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ये टॉपिक हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हम छोटा सा समराइज कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, देयर इज़ जनरली चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द चेंज। यानी कि अगर ऐसा कोई चेंज हमें मिल रहा है जिसमें हमें चेंज इन कलर ऑब्टेंड हो रहा है, तो वो हमारा केमिकल चेंज है। या कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें हमें गैस इवॉल्व देखने को मिल रहा है, तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। कोई ऐसा चेंज जिसमें हमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो वो भी हमारा एक केमिकल चेंज होगा। या अगर किसी चेंज में अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, वो चेंज हमारा क्या, हमारे टेम्परेचर चेंज में टेम्परेचर राइज भी हो सकता है और टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ भी हो सकता है, तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है एक। और एट लास्ट हमारा ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि केमिकल चेंज जो होता है ये एक परमानेंट नेचर है, इसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। यानी कि केमिकल रिएक्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल चेंज को। तो केमिकल चेंज क्या होता है वो हम ऊपर टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इनटू न्यू स्पीसीज। यानी कि केमिकल रिएक्शन हम उसे कहेंगे जिसमें हमें एटम या मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और फाइनली हमें एक न्यू स्पीसीज एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें वो रिजल्ट के फॉर्म में वो हमें प्रोवाइड करें। तो इसमें जो रिएक्टेंट स्पीसीज होंगी उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो हमारे रिएक्टेंट के रिएक्शन से ऑब्टेंड होंगी उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। केमिकल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन होते हैं, वर्ड इक्वेशन और सेकंड है हमारा सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है, इट लिंक इक्वेशन टुगेदर टू द नेम ऑफ द रिएक्टेंट विद द प्रोडक्ट फॉर्म। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो लिंकेज होगा, वो लिंकेज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने नेम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम उनके कंप्लीट नेम लिखे हैं, कंप्लीट वर्ड में हम उनका नेम लिखे हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सेकंड हमारा है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर भी सेम यही देख रहे हैं हम कि जो भी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे हैं वो हमने उनके नेम यानी कि वर्ड्स में लिखे हैं। सेकंड है हमारा सिंबल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आर टर्म्ड इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग वर्ड इक्वेशन में पढ़े थे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो हमारे नेम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, सेम हमारा यहाँ सिंबल इक्वेशन नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम को हमें सिंबल में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबल में रिप्रेजेंट करना है या उनके फॉर्मूले में। तो ये चीज़ हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, फार्मूला केमिकल फार्मूला बनाना और सिंबल से याद करना। तो हम सेम एग्जांपल लेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2, जो कि दोनों मिलाकर हमारा देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारा फार्मूला होता है MgO। सेम हमारा जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो वर्ड इक्वेशन में हमने इन्हें कंप्लीट वर्ड्स में लिखा तो उनके नेम पूरे कंप्लीट फॉर्म में, लेकिन सिंबल इक्वेशन में क्या हम उनके सिंबल्स को यूज़ करेंगे। जैसे जिंक का Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, जिंक क्लोराइड का ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन का H2। तो अब जो हम लोग देखें टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव थे केमिकल इक्वेशन के, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं करेक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इनको करेक्ट फॉर्म में करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे कि हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। तो क्यों ज़रूरी था इनको बैलेंस करना, क्योंकि अगर हम इन्हें केवल रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में अगर छोड़ दें वर्ड और सिंबल इक्वेशंस में, सिंपली जैसे लिखे हैं वैसे ही छोड़ दें अगर हम, तो ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन मैनी ऑफ द केसेस, ओनली इन द सम केसेस वी ऑब्टेन दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि व्हेन एवर total number of atom in reactant is not equal to total number of atom in product, then they refer to as unbalanced chemical equation, जिसको कि हम
तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वही एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोग ऊपर केमिकल इक्वेशन के वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन के लिए लिए थे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि रिएक्टेंट हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ हमारा रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के तो ओनली 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है कि मैग्नीशियम के तो 1 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, जो कि हमारा इक्वालिटी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट में तो हमारा 1 एटम है और हमारा रिएक्टेंट में 2 एटम है। तो इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जब हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट स्पीसीज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, देन दे रिफर टू एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका एग्जांपल हम वही सेम एग्जांपल लेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम के आगे कोफिशिएंट में 2 ऐड किए हैं और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे हम 2 ऐड किए हैं। तो क्यों इसे ऐड किए हैं ये आगे हम समझते हैं, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा समरी में ही समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट में 2 ऐड होने का मतलब है कि मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के तो हमारे बेस में 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन हमारा 2 है। अब हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के कोफिशिएंट में 2 है, मतलब कि मैग्नीशियम के पास भी 2 एटम है और ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम है। तो ये हमारा बैलेंस्ड है। आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम के पास 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के पास 2 एटम है। तो हम यहाँ समझ लें कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें 110% बैलेंस में कन्वर्ट करना ही होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे केमिस्ट्री का लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारे सभी इक्वेशन में हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट। या अगर हमें इसे डिफाइन करना हो कि डिफाइन द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो हम ये कह सकते हैं द मेथड ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल, यानी कि इक्वेशन को इक्वल सेटिस्फाई करवाने के लिए दोनों साइड पर अगर हम नंबर ऑफ एटम को इक्वल शो करें तो इसको हम लोग कहेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिस स्टेप्स को हम फॉलो करके किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। पहला हमारा स्टेप होगा कि हम अपने रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे और इन दोनों के बीच में हम एक एरो को लगाएंगे। सेकंड स्टेप ये है हमारा कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसको सिंबल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। थर्ड हमारा स्टेप ये रहेगा कि अब हम अपना बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमें बैलेंसिंग इस वे में करना है कि हमारे जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनके केमिकल फार्मूले में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम अपना एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो ये हमको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो हम देख रहे हैं कि जिंक है और हमारा रिएक्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हम लिख सकते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव का मतलब कि हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो हम एक एरो लगाएंगे और रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है हमें जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट लिखेंगे एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में जब हम आएंगे तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में चेंज करना है। तो जिंक को हम लोग ZnSO4, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2 लिख देंगे, ठीक। अब हम अपने स्टेप 3 की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, जिसमें कि हमारा क्या है कि हमें बैलेंस करना है नंबर ऑफ़ एटम्स को ऑन द बोथ साइड इस वे में कि उनके केमिकल फार्मूले में चेंजिंग ना हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं। तो हमारे यहाँ पर जिंक इन्वॉल्व है तो हम लिख लेंगे Zn, हाइड्रोजन है तो H, सल्फ़र है तो S और ऑक्सीजन भी है तो यानी कि O। तो टोटल हमारा LHS में कितने जिंक प्रेजेंट हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फ़र कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। सेम हम यही
क्राइटेरिया हम लोग अपने RHS में लगाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट में भी हमें जिंक मिला, हाइड्रोजन है और सल्फ़र ऑक्सीजन। जिंक कितने हैं 1, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1 और ऑक्सीजन हमारा 4। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि जिंक हमारा LHS में भी 1 है और RHS में भी 1 है। हाइड्रोजन हमारा LHS में भी 2 है और RHS में भी 2 है। नेक्स्ट हमारा सल्फ़र भी हमारा LHS में 1 है और हमारा RHS में भी 1 है। ऑक्सीजन LHS में भी 4 है और RHS में भी 4 है। इसका मतलब कि हमें इसमें और कोई आगे फर्दर स्टेप नहीं करना है, हमारा ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम इन द प्रोडक्ट। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, example number 2, magnesium metal react with the hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen। ठीक है, ये हमको मिल गया क्वेश्चन, इसको हम वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम मेटल यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है, यानी कि प्लस करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है। टू फॉर्म का मतलब कि हमें एरो लगाना है, यानी कि हमें रिजल्ट मिल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैग्नीशियम को Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 और हाइड्रोजन को H2 लिख लेते हैं। स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 में हमको क्या करना है कि LHS और RHS में कितने नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, कौन कौन सा प्रेजेंट है, ये हमें बताना है। तो LHS में हमारा Mg है, H है और Cl, यानी कि मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, तो Mg हमारा कितना है 1, H कितना है 1, Cl कितना है 1। RHS में भी हम लिख लेते हैं इसी तरीके से, Mg कितना है 1, Cl कितना है 2 और H कितना है 2। तो यहाँ हमें ये दिख रहा है कि हमारा Mg जो है वो हमारा बैलेंस है, नंबर ऑफ़ आइटम हमारे Mg के बैलेंस है, क्योंकि LHS में भी 1 है और हमारे RHS में भी 1 है। लेकिन हमारा HCl यानी कि H और Cl ये दोनों हमारे बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा किस साइड हमारा नंबर ऑफ़ आइटम कम है। तो मान लेते हैं कि हमें हाइड्रोजन को सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन हमारा LHS में कम है, कितना कम है, तो 1, होना कितना चाहिए हमें 2। तो जितना हमारा होना चाहिए हाइड्रोजन, हम उतने हाइड्रोजन को हम अपना कोफिशिएंट बना करके हाइड्रोजन के साथ उसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम Mg प्लस 2HCl लिखे, यानी कि हम हाइड्रोजन हमें कितना करना था 2 करना था। तो उसके लिए हम हाइड्रोजन को क्या कर दिए 2 कर दिए, हाइड्रोजन के साथ हम कोफिशिएंट 2 लगा दिए हैं और गिव्स MgCl2 प्लस H2। बाकी जो जैसा हमारा इक्वेशन लिखे हम सेम उसी फॉर्म में इक्वेशन को लिख देंगे। तो अगर हमारा कोफिशिएंट किसी भी फॉर्मूले में लग रहा है तो इसका क्या मतलब है, तो किसी भी कोफिशिएंट में अगर फॉर्मूला लग रहा है उसका मतलब ये होता है कि वो उन सभी एटम के साथ मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितना एटम है, तो 1 है, यानी कि 2 × 1। क्लोरीन कितना है 1, तो यानी कि ये जो हमारा कोफिशिएंट है ये नंबर उस नंबर ऑफ़ एटम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्लोरीन के कितने नंबर ऑफ़ एटम है 1, यानी कि 2 × 1 ये हमारा क्लोरीन प्रेजेंट हो गया और ये हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम एक बार फिर से काउंटिंग करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ़ एटम RHS में और LHS में कितने हैं। तो यहाँ हम LHS में लिखते हैं कि हमारा Mg 1 है, H हमारा 2 है और Cl भी हमारा 2 है। RHS में देखते हैं, RHS में हमारा Mg1, H2 और Cl भी हमारा 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Mg हमारा दोनों साइड बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी दोनों साइड बैलेंस हो गया, Cl भी हमारा दोनों साइड बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम इन प्रोडक्ट, यानी कि इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया और हम अपने बैलेंस इक्वेशन को एक बार लिख देंगे ये हमारा। तो अब एक बार हम फिर से एक कोई छोटा सा फॉर्मूला लेते हैं और आपको बताते हैं कि कोफिशिएंट लगने का क्या मतलब है। जैसे कि H2SO4 है, अभी H2SO4 है, हम इसकी काउंटिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 है, सल्फ़र हमारा 1 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन हमारा 4 प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इसी की जगह यहाँ पर इस H2SO4 क्या करें, अगर हम 3 कोफिशिएंट लगा देते हैं, तो इस कोफिशिएंट लगने का मतलब ये कि ये उन सभी नंबर ऑफ़ एटम के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला गया, यानी कि 2 × 3, 1 × 3 और 4 × 3। 2 × 3 gives 6, 1 × 3 gives 3 and 4 × 3 gives 12।
यानी कि टोटल हमारा अब हाइड्रोजन कितना यहाँ पे प्रेजेंट है 6, सल्फर 3 और ऑक्सीजन हमारा 12। तो अब हम अपने को एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट सिंबल इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हैं Fe + H2O गिव्स Fe2O3 + H2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला अब हम यहाँ पर LHS और RHS में नंबर ऑफ़ एटम को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा Fe1 H2 और O हमारा 1 प्रेजेंट है। RHS में काउंट कर लेते हैं Fe2 H2 एंड O3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ हमारा एक भी एटम जो है वो हमारा बैलेंस नहीं, यानी कि हमें तीनों ही एटम को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करते हैं। तो Fe हमारा LHS में 1 है और RHS में हमारे 2 है, यानी कि हमें क्या LHS में भी हमें Fe को 2 करना है। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना हमें करना है हम उस नंबर को अपना कोफिशिएंट बना के एटम के आगे हम लिख देंगे। तो हमें 2 करना है क्योंकि, तो हम फिर इसके आगे हम 2 लिख देंगे एज अ कोफिशिएंट। अब हम यहाँ पर दोबारा से काउंटिंग देखते हैं कि कितने अब हमारे प्रेजेंट हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा Fe कितना है, 2 हो गया है LHS में और RHS में भी हमारा 2 हो गया है। बाकी जो हमारा जैसा था अभी भी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं हुआ है। तो अब हम एक बार यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि हमारा LHS में 1 है और RHS में हमारा 3 है। तो हमें जितना बनाना है हम उसी को अपना कोफिशिएंट बना लेते हैं। तो क्योंकि ये हमारा 3 हमें चाहिए तो हम यहाँ पर H2O के आगे हम 3 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन जो है वो हमारा LHS में H2O के फॉर्म में ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ बेस में नहीं लिखेंगे, हम हमेशा कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑक्सीजन है यहाँ H2 है तो हम इसको ऑक्सीजन के बगल में लिखें, ऐसा नहीं है। हम उस कंप्लीट फॉर्मूले के आगे उसको लिखेंगे 3। तो इस 3 को लिखने का क्या मतलब होगा, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि नंबर ऑफ़ एटम जो भी होंगे वो 3 अब उनके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा फेरस जो था, आयरन हमारा, वो भी हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमें ये दिख रहा है कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। हाँ, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो LHS में कितना है, 6 है और RHS में हमारा 2 है, यानी कि अब हमको RHS में उसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो हमें RHS के साइड हमें बढ़ाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारा 2 है। अगर हम हाइड्रोजन के आगे अगर हम 2 कोफिशिएंट लगा देते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारा कोफिशिएंट जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 2 2 ये 4 हो जाएगा, और अगर हम 3 लगाते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और 6 हमें करना है तभी हमारा ये इक्वेशन बैलेंस होगा। तो हम सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, कोफिशिएंट के हाइड्रोजन के आगे हम कोफिशिएंट 3 लगा देंगे। और अब हम दोबारा से अपनी काउंटिंग को देखेंगे कि अब हमारा हाइड्रोजन, आयरन और हमारा ऑक्सीजन तीनों ही बैलेंस हो गए। तो अब हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया है, बैलेंस हो। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी सिंबल इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे LHS और RHS में नंबर ऑफ़ एटम को काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को हम दोनों साइड काउंट कर लिए। तो हमें ये दिख रहा है कि कार्बन हमारा क्या है, बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है। LHS में हमारा हाइड्रोजन 4 है, वही ऑक्सीजन हमारा 2 है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कि ऑक्सीजन हमारा 2 और हाइड्रोजन भी 2 है। सॉरी, हमारा ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन किस साइड बैलेंस नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि LHS में 4 है और RHS में हमारा कितना है, 2 है। तो हमको RHS में 4 करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम अपने हाइड्रोजन के आगे कुछ ऐसा कोफिशिएंट लगाएंगे जिसके लगाने से हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाए। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन 4 करते हैं। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम हाइड्रोजन के कोफिशिएंट में अगर 1 लगाते हैं तो ये ऑलरेडी 2 होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम 2 लगा देंगे यहाँ पे कोफिशिएंट में। तो जब कोफिशिएंट में 2 लगाएंगे तो हमें ये दिख रहा है कि हाइड्रोजन तो हमारा 4 हो गया, लेकिन हमारा ऑक्सीजन में भी हमारा ये 2 है और ऐड हो गया, यानी कि हमारा RHS में जो पहले ऑक्सीजन 2 था वो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया है, 4 हो गया है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि हमारा किस साइड कम हो गया है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS में कम हो गया है। तो हमको यहाँ पर 2 के जगह अगर हम 4 लिख देते हैं या 4 हम कर देते हैं तो
तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। तो O2 था ये, तो O2 है, तो अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट में 1 लगाएंगे तो ये 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 लिख देते हैं तो ये 2 2 4, अब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो अब हमारे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारे इक्वल हो गए हैं। तो ऑल द आइटम इन द रिएक्टेंट इक्वल टू द ऑल द आइटम इन द प्रोडक्ट, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो हमारा फाइनली जो हमको बैलेंस्ड इक्वेशन मिला है वो क्या है, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। अब NCERT एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बैलेंस करने के लिए, तो हम 2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का A, HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O। ठीक है, तो हम LHS और RHS में नंबर ऑफ़ काउंटिंग कर लेते हैं आइटम्स की। तो H, N, O और C की काउंटिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमको ये दिख रहा है कि हमारे सिर्फ कैल्शियम जो है वो बैलेंस है, बाकी सारा हमारा अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि LHS में हमारा 1 है और RHS में हमारा 2 है। तो हमें LHS में हमें 2 करना होगा। तो हमें जो बैलेंस, जितना बैलेंस करना होता है हम उसी को अपना कोफिशिएंट बना लेते हैं। तो हम HNO3 के फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है, तो हम इस पूरे फार्मूले के आगे 2 एज अ कोफिशिएंट लगा देते हैं। और एज अ कोफिशिएंट 2 लगाने पर हमें ये मिल रहा है कि हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, लेकिन H की वैल्यू चेंज हो गई है और O की वैल्यू भी चेंज हो गई है। ठीक है, हम आगे और बैलेंस करेंगे फिर। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि LHS में हमारा 4 प्रेजेंट था और हमारा RHS में 2। तो हमें किस साइड बैलेंस करना है, तो RHS में बैलेंस करना है। कितना बनाना है, 4। तो 4 बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन जो वो H2O के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर H2O के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट में 1 लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम 2 लगाएंगे। जो 2 लगाने से हमारा ये जो 2 होगा वो H2O के H2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2 2 4, तो अभी हमारा बैलेंस हो गया। और इसको 2 लगाने से ऑक्सीजन की भी वैल्यू चेंज हो गई है इधर। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा, और कैल्शियम नाइट्रिक ऑक्साइड में हमारा ये 2 जो होगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6। तो 6 + 2 गिव्स 8, तो यानी कि ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ही स्टेप में हमारे दोनों बैलेंस हो गए। तो नंबर ऑफ़ ऑल एटम इन LHS इक्वल टू नंबर ऑफ़ ऑल एटम इन RHS। तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो फाइनली जो इक्वेशन हमको बैलेंस लास्ट स्टेप में मिला है वही हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड होगा, तो उसे हम लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर D है। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 का D, BaCl2 + H2SO4 गिव्स BaSO4 + HCl। तो इसमें हम लोग LHS और RHS की काउंटिंग कर लेते हैं, जिसमें हमें ये मिलेगा कि बेरियम जो है वो दोनों साइड में हमारा बैलेंस है, क्लोरीन जो है वो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, सल्फ़र हमारा बैलेंस और ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। यानी कि सिर्फ हमको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो हम हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि RHS में हमारा हाइड्रोजन कम है। कितना कम है, तो 1। कितना होना चाहिए, 2। तो जितना कम होता है, जितना हमें बनाना है या जितना हमें चाहिए, हम उसी को अपना कोफिशिएंट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे HCl के आगे, RHS में हाइड्रोजन जो है वो HCl के ही फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम उसी के आगे कोफिशिएंट में 2 लगा देते हैं। और जब हम इसको कोफिशिएंट में 2 लगाते हैं फिर काउंटिंग करते हैं, तो हमें मिलता है कि हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो जा रहा है और हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो जा रहा है। यानी कि नंबर ऑफ़ ऑल एटम प्रेजेंट इन LHS इज़ ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ़ ऑल एटम प्रेजेंट इन द RHS। तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो फाइनल जो हमको इक्वेशन मिला है वही हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि जो भी हमें केमिकल इक्वेशन मिलता है कहीं ना कहीं वो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन अभी भी हमें पूरी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि ये इक्वेशन किस तरीके से है। तो उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसी केमिकल इक्वेशन में हम उनकी फ़िज़िकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो उन सारे सिंबल्स को हम लोग कहेंगे स्टेट सिंबल। तो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में किसी एटम के बेस में अगर S लिखा है तो उसको हम समझेंगे कि वो एटम हमारा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, या एलिमेंट जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है।
एल है तो इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, जी लिखा है मतलब वो गैसियस स्टेट में है, ए क्यू मतलब कि फॉर एक्वस सोल्यूशन। और अगर हमें अपवर्ड एरो मिलता है तो उसका मतलब क्या है कि अ गैस इज इवॉल्व, यानी कि कोई गैस है जो कि इवॉल्व हो रही है। अगर हमें एक एरो मिल रहा है जो कि हमारा डाउनवर्ड में है तो वो हम समझेंगे कि हमारा वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं आपकी Na के बेस में हमें S लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब कि जो सोडियम है वो हमारा क्या है, सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। H2O जो है वो L यानी कि लिक्विड, यानी कि जो वाटर है हमारा H2O है ये हमारा वाटर के फॉर्म में यानी कि लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा L यानी कि ये भी हमारा लिक्विड के फॉर्म में है। और H2 देख रहे हैं आप यहाँ पर अपवर्ड है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक गैस है जो कि इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पे AQ लिखा है मतलब कि एक्वस फॉर्म में है, G लिखा है मतलब गैसेस फॉर्म में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डाउनवर्ड फॉर्म में है, यानी कि क्या हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ PPT हो रहा है, H2O देन अगेन L। और नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट AQ यानी कि एक्वस फॉर्म में है, NaCl ये भी एक्वस फॉर्म में, AgCl ये हमारा डाउनवर्ड दिखा रहा है, डाउनवर्ड एरो, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ PPT है। फिर NaNO3 एक्वस फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ये समझेंगे, अगर इस तरीके की इक्वेशन प्रेजेंट है तो ये हमको पूरे तरीके से एक एक्यूरेट हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।